है, अभी और भी बहुत कुछ होगा। और हमें आरक्षण मिला है, हमें आगे बढ़ने का बहुत अवसर मिला है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे के रोजगार करना, इसको सरकारी स्किल मिला है, उनको खाने के लिए मोदी जी राशन प्रोवाइड करते हैं, तो पेंशन मिलता है, वृद्ध लोग को मिलता है। तो अब सरकार क्या कर सकती है? और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। तो आरोप लग रहा था कि रिश्वत देकर, क्या यही पर हम रोजगार दे रहे हैं तो क्या आपको रिश्वत लग रहा है? हम रोजगार दे रहे हैं, हम जीविका दीदी 2 लाख भी देंगे। महिलाओं ने उनके बातों पर भरोसा नहीं किया, नीतीश जी पर भरोसा किया। महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार जी के ही साथ है। हम नीतीश कुमार जी हमारे बिहार को जितना आगे लेकर गए हैं, बिहार का नाम विकास और विकास, ये जीत तो थी, एक टाइम माना जा रहा था कि एनडीए की वापसी होगी, लेकिन ये प्रचंड आंकड़े, ये आप लोगों को था ये इस तरह का जान रहे थे ना। मैंने कई गांव में किया है और वहां की जो महिला शक्ति हमारे साथ बाहर आ रही थी, उसी समय मुझे लग गया था कि ये महिलाओं का जीत है। महिलाओं ने तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम लोग प्रचार प्रसार चल चुका था कि हम लोग प्रचंड बहुमत के जीत रहे हैं और वो हम लोग जीते हैं। और मैं ये आपको बीच में बोलना चाह रही थी, जो आपने ये बात कही, पार्टी कह रहे हैं कि घूस तब होता जब आप किसी को रोजगार दे रहे हैं तो उसे जीवन उपार्जन करने के प्रेरित कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये तो आप किसी को रोजगार दे रहे हैं, तो ये रोजगार दिया गया है, ना कि उसको घूस दिया गया है। और ये बात महिलाएं समझ रही है कि उसी पैसे से हम आगे भी जीविका का स्रोत हमारा आगे निकलेगा। नीतीश मोदी की जोड़ी हिट हो गई, एकदम सुपर हिट हो गई और हमेशा हिट रहेगी, क्योंकि दोनों के दोनों महिलाओं और युवा को बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, देखिए जश्न का दौर जो है लगातार जारी है, मिठाइयां बांटी जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ऐसे में रंग अबीर गुलाल भी लगाए जा रहे हैं। आप ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर देखिए, किस तरह से लोग ही लोग सिर्फ नजर आ रहे हैं। और अब आधिकारिक रूप से यहाँ से घोषणा की जाएगी, जो प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर संबोधन करेंगे और फिर अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिए हैं वो किस प्रकार से मिला, और फिर उसके बाद आगे किस तरह से सरकार काम करेगी, आगे क्या रणनीति बनेगी। जो चुनाव में कैंपेन चला, कौन कौन से वादे रहे, लोगों तक अपनी बातों को कितने प्रभावी तरीके से पहुंचाने में सफल रहे, वो तमाम तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। कि लगातार देखिए जश्न का दौर जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर जारी है। चलिए, तो जश्न का दौर ये जारी है और आज जारी भी रहेगा। हमारे साथ स्नेहा भी जुड़ी हुई हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर से। स्नेहा के पास चलते हैं। स्नेहा, जेडीयू ने बम्पर सीटें लाई हैं, 84 पर इस वक्त आंकड़ा जाके रुका हुआ है। कैसा उत्साह है जेडीयू के कार्यकर्ताओं में? बात कीजिए समर्थकों से। स्नेहा, अभी पटना की जेडीयू कार्यालय में उपस्थित है। यहाँ पे एनडीए भारी मतों से जीत की तरफ आगे बढ़ी है और यहाँ कार्यालय में काफी जश्न का माहौल है। हम बात कर लेते हैं 2025 के विधायक होंगे नीतीश, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, एनडीए बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, कामयाबी मिली है और बिहार चलिए, तो स्नेहा से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है किसी तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन लगातार जश्न की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी हमने बीजेपी कार्यालय के बाहर की भी तस्वीरें जो हैं वो दिखाई हैं और अलग अलग सीटों पर जो स्थिति स्पष्ट हो रही है वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई जीते हुए प्रत्याशियों के नाम भी आपको हम साथ ही साथ बता रहे हैं। अलौली से रामचंद्र सदा जो है जेडीयू के कैंडिडेट, इन्होंने बाजी मार ली है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। कई कैंडिडेट्स ने बाजी मार ली है और अब थोड़े देर में लगभग सभी सीटों पर से स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। हम वापस स्टूडियो में हमारे साथ
राकेश रंजन जी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। रंजन जी, चुनावों को तो हम देख ही रहे हैं, नतीजे जो अब स्पष्ट हो रहे हैं, लेकिन जनसुराज को लेकर भी जरूर हम बात करना चाहेंगे। राकेश रंजन जी, जिस तरीके से जनसुराज के मुखिया हमेशा ये कहते नजर आए कि हमारी पार्टी या तो अर्श पर होगी या तो फर्श पर होगी, लेकिन अब बिहार की जनता ने बता दिया है कि आपकी पार्टी फिलहाल फर्श पर ही रहेगी। भले ही उन्होंने लाख दावे किए कि जनसुराज मेजॉरिटी में आएगी, हमने गांव-गांव को घूमा है, गांव-गांव जाकर हमने लोगों के दुख दर्द को समझा है, लेकिन यहां तो स्थिति बिल्कुल भी उलट है और पीके पूरी तरह पिट गए हैं। राकेश जी, यह देखिए, प्रशांत किशोर को ये पता था ये परिणाम आएगा, इसीलिए वो कहते थे अर्श पर या फर्श पर। और एक और चीज भी उनको समझ में आई होगी कि किसी के लिए रणनीति बनाना और खुद के लिए रणनीति बनाने में क्या फर्क है। अल्टीमेटली आप क्रेडिट जरूर लेते हैं कि हमने उनको जिता दिया, हमने उनको जता दिया, लेकिन स्पोर्ट्स के फील्ड में एक बात कही जाती है कि कप्तान उतना ही बेहतर होता है जितनी उसकी टीम बेहतर होती है। और ख़ास करके कोच जो होता है वो तो पर्दे के पीछे से चीज़ों को केवल प्लानिंग कर सकता है, इम्प्लीमेंट जो है फील्ड पर खिलाड़ियों को करना होता है। तो एग्जैक्ट वही बात जो है प्रशांत किशोर के साथ हुई है। आज जब उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं तो किन के लिए बनाई हैं? 2014 में आप देखिए तो एक मोदी वेव चल रहा था, आप मोदी के साथ थे। आप बंगाल में आप ममता बनर्जी के साथ थे, वहां पर उनके नाम से जो है वो जीत मिलती है। तो जहां पर भी जो सशक्त पार्टियां थी उनके लिए आपने रणनीति बनाई तो उसमें एक और गति आ जाती है। लेकिन यहां पर आपको शून्य से शुरुआत करनी थी, तो जब आप शून्य से शुरुआत करते हैं तो वो चीजें जो है बनानी मुश्किल हो जाती हैं। तो एक तो ये कारण था। दूसरी बात आप देखिएगा कि हम लोग स्पोर्ट्स के ही फील्ड में कहते हैं कि कप्तान को जो है उसको फ्रंट पर आकर लीड करना चाहिए, लेकिन यहां कप्तान ने क्या किया? उन्होंने अपने आप को पर्दे के पीछे कर लिया। अगर यही बात होती कि प्रशांत किशोर अगर किसी भी क्षेत्र से, कोई जरूरी नहीं था कि तेजस्वी यादव के ही खिलाफ, कहीं से भी अगर वो चुनाव लड़ जाते, करगहर से ही लड़ जाते, अपने घर में अगर वो लड़ जाते तो उसका एक इम्पैक्ट बनता, लेकिन वहां पर भी उनसे चूक हुई है। और ये चीज देखने में आती है कि इसका भी नुकसान जो है उनको उठाना पड़ा है। और अगर फिर आप देखिए कि आपने चुनाव नहीं लड़ा, आपके अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते, आपके कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते, तो जितने भी बड़े चेहरे थे जनसुराज के, किसी ने भी चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा। या आप यूं कह लीजिए कि उन सभी को ये पता था कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है, तो उन्होंने जो है खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। जब आप ये फैसला लेते हैं तो जनता के बीच भी ये संदेश जाता है कि इनको आत्मविश्वास नहीं है और इनको भी लगता है कि ये चुनाव नहीं जीत सकते। और जब इस तरह की चीजें उनको लगती हैं तो नेचुरली वो क्या करते हैं कि वो आपसे दूर चले जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। इसके अलावा अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार के खिलाफ इस चुनाव में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके काम को लेकर जब आप उनको घेरते हैं तो अगर एक एंटी इनकम्बेंसी होती है तब जनता आपके साथ आती है। लेकिन जब वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है और नीतीश कुमार के प्रति एक आप कह लीजिए कि सहानुभूति की बात थी, प्लस एक रिटर्न गिफ्ट देने की बात थी, उनके काम की सराहना थी, तो वैसी परिस्थिति में जो नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला बोला उसे भी लोगों ने उस तरह से नहीं लिया। इसके अलावा जो बातें जनसुराज ने चुनाव से पहले कही थी कि वो किस तरह से टिकट बांटेगा, जो उनकी पदयात्रा में शामिल होंगे उनको टिकट देगा, लेकिन जब दूसरे दल से लोग आते गए और उनको टिकट मिलने लगे तो फिर जो है उसका इम्पैक्ट भी पड़ा और लोगों के बीच ये संदेश गया कि इनके कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है, मतलब ये भी उसी ढर्रे पर जा रहे हैं। तो फिर जनसुराज से जो है एक दूरी बढ़ी।
तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जनसुराज को नुकसान झेलना पड़ा और आज स्थिति ये है कि उनका खाता भी नहीं खुला है। और फिर जिस तरह की बातें कही गई प्रशांत किशोर के दौरान और जो एरोगेंस दिखाया गया, देखिए आजकल एक मॉडर्न डे में पॉलिटिक्स में ये माना जाता है कि एरोगेंसी होनी चाहिए, लेकिन जितने एरोगेंट हो गए प्रशांत किशोर, चाहे वो जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उस वक्त देख लीजिए, या फिर जब वो मीडिया से मुखातिब होते थे और जिस तरह से बातें करते थे, जनता से जब संवाद कर रहे होते थे, जैसे मैंने उनके कार्यकारी अध्यक्ष से अपने कॉन्क्लेव में पूछा कि जो बातें आप कह रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, तो ये बातें तो क्या कहता है सभी दल करते हैं, तो फिर आप पर कोई क्यों विश्वास करे? तो उनका एक लाइन का जवाब था कि अगर विश्वास नहीं करता है तो हमें वोट न दे। तो परिणाम वही निकला, जनता ने उनको वोट नहीं दिया। इसीलिए जब आप राजनीति करते हैं तो हर शब्द के मायने होते हैं और उन शब्दों का चयन जब आप बोलते हैं तो वो करना होता है। जब आप किसी के खिलाफ कोई बातें कह रहे होते हैं तो उसमें वो तथ्य चाहिए होते हैं। मैंने उस कॉन्क्लेव के दौरान ये भी पूछा था जनसुराज के जो भी लोग आए थे कि आप आरोप तो लगा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये आरोप सही हैं तो फिर आप कोर्ट मूव क्यों नहीं करते, न्यायालय में क्यों नहीं जाते? तो उनमें से एक का जवाब था कि हम लोग चुनाव के बाद जाएंगे। मतलब आप चुनाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि धीरे धीरे लोगों का विश्वास उन पर कम होता चला गया और जैसे जैसे वो विश्वास कम हुआ उसकी कीमत जो है प्रशांत किशोर को चुकानी पड़ी है। ये उनके लिए भी किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि जब आप पहली बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि कुछ एक सीटें तो आएंगी, खाता तो खुलेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए। आपका संगठन इतना बड़ा नहीं था कि बिहार जैसे राज्य में वास्ट स्टेट है, इतना विस्तृत क्षेत्रफल है इसका, वहां पर अगर आपको ये चीजें चाहिए तो संगठन बनाने में वक्त लगता है। तो 238 सीटों के बजाय अगर जनसुराज पॉकेट्स में चुनाव लड़ता जहां उसकी स्थिति जो है वो बेहतर थी, जैसे आप पटना की बात कर लीजिए, जैसे आप चंपारण के कुछ हिस्सों में बात कर लीजिए, शाहाबाद में बात कर लीजिए, वहां पर अगर अपने कैंडिडेट देकर वहीं पर जोर लगाता तो मुझे लगता है कि उसको शायद कुछ बेटर परिणाम मिल सकता था। लेकिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कि वो पूरा एक पूरे राज्य में उनका विस्तार हो चुका है, जो उन्होंने ये कदम उठाया इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा है। अगर उनको पूरे राज्य में भी कैंडिडेट देना था तो ऐसा नहीं था कि हर सीट पर देना था। अगर आपके पास सहरसा में अच्छे कैंडिडेट थे तो आप एक कैंडिडेट वहां उतार देते, फिर कोई जरूरी नहीं थी कि आप बगल में जितनी सीटें हैं सब पर अपना प्रत्याशी दीजिए। तो ये रणनीतिक चूक जो है ये प्रशांत किशोर से हुई है और इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरे के लिए रणनीति बनाना जो है वो कॉम्पैरेटिवली आसान होता है। शतरंज का खेल आप लोग देखते होंगे, दो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और कुछ लोग बाहर से उस मुकाबले को देख रहे होते हैं, तो जो बाहर से देख रहा होता है उसको कई चालें दिख जाती हैं जो खेलने वाले खिलाड़ी को नहीं दिखती। तो आज तक प्रशांत किशोर यही करते हुए नजर आए थे, दो खिलाड़ी खेल रहे होते थे और ये बाहर से देख रहे होते थे, तो इनको कई चीजें समझ में आती थी कि ये करना है वो करना है। लेकिन जब आप खुद खेलते हैं, जैसे जनसुराज यहां पर खुद खेल रहा था, तो आपको चाल समझ में नहीं आती और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है जनसुराज के खिलाफ गई हैं और मुझे लगता है कि गलतियों से आदमी सीखता है। प्रशांत किशोर भी सीखेंगे, उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो सही थे, तो उन मुद्दों पर काम करना होगा और उनको वास्तव में आपको उस तरह से लेकर जाना होगा। चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति से इतर होकर सोचने की जरूरत प्रशांत किशोर को भी है और उनको देखना होगा कि लोगों से कनेक्ट किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से अपना संगठन बढ़ाया जाए,
ताकि फिर जब अगला चुनाव 2030 में बिहार में हो तो उस वक्त जो है वो एक फोर्स के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में सामने आए। इस चुनाव में कई जगह लोगों ने उनको जो है स्पॉइलर के तौर पर देखा, जो किसी का काम बना या बिगाड़ रहे हैं। और जब वोटर को ये लग जाता है कि ये किसी का काम बनाने या किसी का काम बिगाड़ने चुनावी मैदान में उतरा है, तो वो आपसे पीछे हट जाता है, वो मुंह मोड़ लेता है। ये चीज भी इस चुनाव में जो है वो जनसुराज के साथ हुई और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें जो हैं इस चुनाव में जनसुराज को नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। फिलहाल अगर इस चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो आपको दिखेगा कि स्ट्राइक रेट की बहुत बात होती है। फिलहाल अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे बेहतर दिख रहा है। 94% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट बीजेपी का दिखता है। जेडीयू का 83% के आसपास का स्ट्राइक रेट है। एलजेपी-आर का जो है लगभग 71.5% के आसपास का स्ट्राइक रेट है। तो आरजेडी का स्ट्राइक रेट महज जो है आप देखिए तो 16-17% के आसपास का ही स्ट्राइक रेट दिख रहा है और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 3.28% के आसपास है। रोक दो इसको, बोले देखिए।